हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज यूनिट 1 सॉलिड स्टेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये यूनिट। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी थिंकिंग पावर, इमेजिनेशन पावर अच्छी है, आप अच्छे से चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं, तो आप ये यूनिट ईजिली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये यूनिट। 1 नंबर 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट से। ओके, तो आज का जो वीडियो है ये किसके बेस पर रहेगा, जो सॉलिड्स है उसको कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उसके बेस पर। ठीक है, तो सॉलिड्स को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड है एमोर्फस सॉलिड। ओके, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड दोनों को हम डिफरेंस के रूप में देखेंगे यहाँ पर, तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस लिखा है मैंने, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बस आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस यहाँ व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। आप कोई भी काम करें, आपका फोकस जरूरी है। ठीक है, आपका फोकस अगर है तो वही चीज़ आप 5 मिनट में याद कर सकते हैं, और अगर फोकस नहीं है तो वही जो चीज़ है उसको 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। ठीक है, बस खेल है कंसंट्रेशन का, ध्यान का। ठीक है, ध्यान, फोकस, कंसंट्रेशन आपकी यहाँ व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए बस। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न कंटेनिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, यहां पर भी जो लिखा है वो मैं समझा देता हूं, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में मैं एग्जांपल के थ्रू जब आपको समझाऊंगा तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न, देयर मे बी एट द मोस्ट सम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब कि अब यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिस जो सॉलिड है वो कौन कौन से पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट, उनका जो पैटर्न होता है वो एक डेफिनेट पैटर्न होता है ना, डिसिप्लिन में अरेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना, एक रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक, और ये रेगुलर पैटर्न लॉन्ग रेंज के लिए होता है। ठीक है, यहां पर मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। यहां पर अगर आए हैं, आप इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए देखिए, मैं एक यहां पर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, अब इसके नीचे मैंने ब्लू मार्कर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ले लिए हैं। ओके, तो देखिए यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक डेफिनेट पैटर्न में, एक फिक्स पैटर्न में अरेंज है ना। यहाँ पर एक रेगुलर पैटर्न है। देखिए, पहले रेड कलर के मार्कर से मैंने सिंबल बनाए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बनाए हैं, फिर ब्लू कलर से, फिर रेड कलर से, फिर ब्लू कलर से, और सभी का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है वो भी सेम रहता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट एक डेफिनेट पैटर्न में होता है, एक फिक्स पैटर्न में होता है, रेगुलर पैटर्न में होता है। और ये एक शॉर्ट रेंज के लिए ही नहीं, यहाँ पर जो बनाया इतनी सी रेंज के लिए ही नहीं, बहुत लंबी रेंज होती है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फर्स्ट पॉइंट है ये, इसका इंपॉर्टेंट है ना। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। ठीक है, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, आप देख लीजिए, कंटेनिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर है ये लॉन्ग रेंज के लिए रहता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी सी रेंज के लिए, लंबी रेंज के लिए होता है ये। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट पॉइंट आप क्लियर कर पाए होंगे। अब यहां पर क्या लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न, देयर मे बी एट द मोस्ट सम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, यहां पर जो अरेंजमेंट होगा, पहले मैं ब्लू बना देता हूं, चलिए, है ना, फिर मैंने रेड बना दिए, और उसके बाद में कोई जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस तरह से, है ना। यहाँ पर लिखा है कि जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ
टाइम के लिए कुछ रेंज के लिए तो सेम रहता है, बट आगे जाने पर वो अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, मतलब कि इरेगुलर हो जाता है ना। यहाँ पर क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। और अगर पैटर्न होगा, रेगुलर पैटर्न होगा भी सही, तो वो सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए होगा। यही लिखा है, द मोस्ट सम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए होगा ये यहाँ पर एमरफस सॉलिड में। एक बात, इसको अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। आपने व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखने का चौक देखा है, सभी ने देखा है ना। तो वो चौक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, CaCO3, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और एक आपने मार्बल देखा होगा, सभी ने देखा है मार्बल भी और चौक भी। अब दोनों ही सॉलिड्स है ना, दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब चौक को हम इजीली तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बट मार्बल को आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं क्या, तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, दोनों को हम इजीली तोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चौक को हम इजीली तोड़ पाएंगे, मार्बल को हम इजीली तोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो चौक है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, यानी कि इरेगुलर अरेंजमेंट होता है चौक के पार्टिकल्स में, चौक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें। बट जो मार्बल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है ना, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू आई होप आपने फर्स्ट पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया है। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। गर्मी बहुत है, मैं फ़ैन ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आवाज़ आती है ना, तो अच्छा नहीं रहता। चलिए, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा, दीज आर ट्रू सॉलिड्स, है ना। ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है, इन्हीं को हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, पूरी यूनिट में पढ़ना है। एमॉर्फस सॉलिड हम नहीं पढ़ने वाले हैं, बट जानना जरूरी है कि ये एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, चलिए, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा, दीज आर ट्रू सॉलिड्स, है ना। ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब कि इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कह सकते हैं, बट एमॉर्फस सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स नहीं कह सकते। क्यों? इनको और क्या कह सकते हैं, स्यूडो सॉलिड्स हम कह सकते हैं, या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड्स कह सकते हैं। भैया स्यूडो सॉलिड्स का मतलब क्या? स्यूडो का मतलब जो है, जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना। स्यूडो का मतलब लुका छुपी वाला खेल, जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं, और जैसा नहीं दिख रहा है ऐसा है ना। तो ये स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, मतलब कि सॉलिड नहीं होते, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। और सुपर कूल्ड सॉलिड्स इन्हें हम कह सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी ध्यान दिया हो तो, है ना, कि जहां हम 4-5-6 साल से रह रहे हैं तो बिल्डिंग्स में जो ग्लास होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। आपने कभी गौर किया हो या देखा हो तो जो ग्लास लगे हुए होते हैं उनकी जो थिकनेस है, पहले जब हम लाते हैं लगाते हैं तो उसकी थिकनेस एक जैसी रहती है ग्लासेस की, बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, 5 से 6 साल हो जाते हैं, तो उसकी थिकनेस ऊपर जो रहती है वो कम हो जाती है, बट नीचे जैसे जैसे जाता है तो वो जो विड्थ है, जो थिकनेस है नीचे की ओर ग्लास की, वो बढ़ जाती है ना। क्यों? क्योंकि जो ग्लास है वो एक एमॉर्फस सॉलिड है, और एमॉर्फस सॉलिड की एक जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि वो सुपर कूल्ड सॉलिड्स भी कहलाते हैं। सुपर कूल्ड सॉलिड्स यानी कि जो ग्लास है वो सुपर कूल्ड सॉलिड्स है। सुपर कूल्ड सॉलिड्स होने के कारण ही जो थिकनेस है ग्लास की 5 से 6 साल के बाद में जब हम देखते हैं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो थिकनेस है वो ऊपर कम रह जाती है, बट जैसे जैसे नीचे जाते हैं थिकनेस उसकी बढ़ती जाती है, विड्थ बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वो सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर है। क्या है सेकंड पॉइंट? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, बट जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स होंगे या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड्स। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कोई सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट कब हो रहा है, कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो रहा है, तो वही होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का वो शार्प होता है। यानी कि मैंने अगर कह दिया कि किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, मैंने कह दिया कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, तो वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ही, जैसे ही 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ टेम्परेचर, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है ना, जो कह दिया बस वही कह दिया, वही होगा, है ना, जो मैंने कह दिया वही सोने की लकीर है। ठीक है, आई होप क्लियर है थर्ड पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में। यहां पर देखते हैं क्या लिखा है, दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब सपोज कीजिए कि मैंने कह दिया कि किसी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, यानी कि सपोज कीजिए प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक एमोर्फस सॉलिड्स में ही आता है। तो प्लास्टिक को अगर आपने गर्म किया हो, हीट किया हो, है ना, आपने देखा हो कभी, तो जैसे कि प्लास्टिक की चेयर वगैरह जो भी होती है, तो उसको जब हम जलाते हैं, हीट देते हैं, तो थोड़े से टेम्परेचर के बाद में वो प्लास्टिक सॉफ्ट होने लगता है, नरम होने लगता है ना, फिर धीरे 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 और काला पड़ने लगता है, जैसे जैसे और बढ़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद में जो प्लास्टिक है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। तो मतलब यहाँ पर एक टेम्परेचर का रेंज है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो कभी भी मेल्ट हो सकता है, कभी भी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट एमोर्फस सॉलिड में भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, एक रेंज में मेल्ट होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि जब हम शार्प टूल से, सपोज कीजिए नाइफ से, चाकू से हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा, कट किया बीच में से, तो उसकी जो सरफेस है वो क्लीन मिलेगी हमें, जैसा कि आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा होगा, ऊपर मैंने इसीलिए आपको पिक्चर शो कर दी है। ठीक है, जब हम चाकू से, नाइफ से काटते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो एक क्लीन जो सरफेस है वो मिलती है हमें। ठीक है, इसका मतलब यही है, दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज व्हेन कट, जब हम कट करते हैं तो एक क्लीन सरफेस हमें मिलती है। बट यहां पर क्या लिखा है, दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज व्हेन कट, जब हम एमोर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो हमें इरेगुलर सरफेस मिलती है, इरेगुलर क्लीवेज मिलता है ना। इसका जो पिक्चर है वो भी आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों स्लाइड मैंने आपके लिए बता दी हैं, कैसे एमोर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो कैसी सरफेस मिलती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो कैसी सरफेस हमें मिलेगी, है ना। डायग्राम जो पिक्चर है उसके थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, आइसोट्रोपिक दोनों में है, बट यहाँ पर एन लगा हुआ है, एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस डायग्राम को आपने देखा, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट कैसे है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो आपने देखा, है ना। अब इस डायग्राम के थ्रू ही हम फिफ्थ पॉइंट क्लियर करने वाले हैं, है ना। क्या लिखा, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। अब एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि जब हम डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सेम प्रॉपर्टीज हमें मिलेगी, बट जैसे ही हमने डिफरेंट डायरेक्शन चुनी, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन चुनी हमने, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहां पर क्या होता है कि जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हमें मिलती है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, है ना। जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें मिलती है, बट जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज की तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी चेंज हो जाती हैं। देखिए कैसे, हमने ये वाली डायरेक्शन चुनी, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन चुनी, हमें रेड मिला, फिर रेड मिला, फिर रेड मिला, फिर रेड मिला, फिर रेड मिला, ठीक है। अब हमने सपोज कीजिए कि ये वाली डायरेक्शन चुनी, है ना, यहां से हमें पहले ब्लू मिला, फिर रेड मिला, फिर ब्लू मिला, फिर रेड मिला, ठीक है। आप चाहे तो ये वाली लाइन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए आप, ब्लू रेड ब्लू रेड, है ना। अगर आप ये वाली लाइन देखें, ब्लू 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 ब्लू, यानी कि एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि सेम डायरेक्शन अगर है तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। सिंपल सी बात है भैया, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। बट अगर हमने डिफरेंट डायरेक्शन चुनी तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी डिफरेंट अरेंज होंगे, सो इसीलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है,
क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, है ना? एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, सेम डायरेक्शन सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डायरेक्शंस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? चलिए यहां पर क्या लिखा, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसो का मतलब केमिस्ट्री में आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। ठीक है ना? किसी भी डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि यहां पर देखिए थोड़ी सी दूर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना, फिर आगे जाएंगे फिर है, बट ये शॉर्ट रेंज के लिए। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यहाँ पर इरेगुलर पैटर्न है ना? तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट फिक्स ना होने के कारण ही ये आइसोट्रोपिक होते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलने वाली है। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्लियर है? एनआइसोट्रोपिक यानी कि सेम डायरेक्शन सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट डायरेक्शंस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोट्रोपिक का मतलब चाहे आप सेम डायरेक्शन ले चाहे आप अपोजिट डायरेक्शन ले, है ना, कैसे भी ले आप, कोई सी भी डायरेक्शन ले, है ना, आप क्रिस्टल में ऊपर से नीचे जाए नीचे से ऊपर जाए, है ना, तिरछे जाए, कैसे भी जाएंगे आपको तो आपको सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलने वाली है। ठीक, अब यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल का याद कर सकते हैं इजीली। NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न में अरेंज होते हैं, है ना। कैसे? जैसे सपोज कीजिए कि ये Na है, Na पॉजिटिव है तो ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना। यहाँ पर Na पॉजिटिव है तो ये Cl नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव घेर के रखेगा और Cl नेगेटिव को Na पॉजिटिव घेर के रखेगा। तो इस तरह से क्रिस्टल तैयार होता है, प्रिपेयर होता है ना। तो NaCl एग्जाम्पल हो जाएगा। डायमंड, है ना, हीरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वार्ट्स, ये भी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है ना। क्वार्ट्स, हीरा जो डायमंड होता है वो, और NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ग्लास, है ना, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। रबर भी एक टाइप का एमोर्फस सॉलिड है। प्लास्टिक मैंने आपको बता ही दिया है, प्लास्टिक की चेयर वगैरह जो भी अब हम अगर मेल्ट करते हैं तो उनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि कुछ इसी तरह के वीडियोस अब आपके लिए रेगुलरली आने वाले हैं। ठीक, तो उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए, सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। ओके, चलिए गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।